वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। आज हम शुरू करने वाले हैं पॉलिटी का एमसीक्यू सेशन, जिनमें से 4 या 5 लेक्चर हो चुके हैं। यदि आप लोगों ने उस लेक्चर को नहीं देखा तो जाकर प्ले लिस्ट में सभी लेक्चर पड़े हुए हैं, आप पूरा देख लीजिए। उसमें प्रस्तावना के भी होंगे, संविधान सभा के जितने संविधान सभा से लगभग 2-3 लेक्चर होंगे, उनको आप देख लेंगे तो आपको इन टॉपिक्स पर बनने वाले क्वेश्चन पर कभी समस्याएं नहीं होंगी। तो आज ये पूरी हमारी सीरीज रहेगी, वो मिक्स सीरीज रहेगी, सभी से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो देखते हैं। ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि जो दरअसल बात यह है, ये प्रधानमंत्री बनता कौन है। सामान्यतः देखिए, सामान्यतः बनता है जो लोकसभा जो सदस्य होते हैं। ठीक है, लोकसभा जो चुनाव जीत कर आए हैं, जो लोकसभा सदस्य होते हैं, सामान्यतः यही बनते हैं। और प्रधानमंत्री बनने के लिए कोई स्पेसिफिक एज की बात नहीं की गई है, लेकिन जो लोकसभा सांसद होते हैं और वही लगभग क्या बात करते हैं कि वही बनते हैं प्रधानमंत्री। ठीक है ना। हाँ, कि बहुत सारी कंडीशनों में यदि वो जीत कर नहीं है तो कभी राज्यसभा से बना दिए जाते हैं, वो बात अलग है। ठीक है, लेकिन जो लोकसभा सांसद बनने की उम्र कितनी है? न्यूनतम 25 वर्ष है। कितनी है? न्यूनतम 25 वर्ष है। तो यहाँ हमारे ऑप्शन बी नंबर सही होगा। कितना? 25 वर्ष। आप बोलेंगे सर 30 वर्ष भी तो हो सकती है। हाँ, यदि जनरली ये बात फॉलो की जाती है। ठीक है, जनरली। लेकिन जब कोई लोकसभा सांसद नहीं बनता, यदि कोई राज्यसभा से आया, राज्यसभा से, और राज्यसभा के सदस्यों की जो न्यूनतम आयु होती है वो क्या होती है? 30 वर्ष होती है। लेकिन जो सामान्य कंडीशन, ये कहीं पूछा नहीं गया है इस टाइप, केवल भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है, तो न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष। आप आंसर लगाएंगे 30 वर्ष नहीं, आप कितना लगाएंगे? आप 25 वर्ष ही लगाएंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। ये नियुक्ति की बात आ गई। नियुक्ति कौन करता है? आपको पता है कि जो मंत्रिपरिषद होती है उससे सलाह करके कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कहीं ऑप्शन दिए जी, राष्ट्रपति इसके नियुक्ति करता है। किसकी नियुक्ति करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। जो अगला प्रश्न होगा 3 नंबर, कह रहा भूतपूर्व जो रेल मंत्री थे, कौन? भूतपूर्व रेल मंत्री। देखिए, क्वेश्चन फंसा सकता है ना कि एक बार रेल मंत्रियों की सूची दे देगा। अब आपको पता है कि रेल मंत्री नीतीश कुमार बने थे। यदि नहीं पता था तो आपको समस्या आएगी और क्वेश्चन में आप फंस जाएंगे। तो भूतपूर्व रेल मंत्री नीतीश कुमार ने मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र क्यों दिया था? आपको पता, जो राउरकेला के पास एक गैसल में एक रेल दुर्घटना हो गई थी। ठीक है, और उसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने क्या किया? अपने मंत्री पद से क्या कर दिया? इन्होंने त्याग पत्र दे दिया था। ठीक है, ये ट्रेन पलट गई थी। कहाँ? राउरकेला के पास, वहीं की बात है। ठीक है, और प्रधानमंत्री का विश्वास खो दिया था। नहीं, उन्हें राजनीतिक त्याग पत्र ने कहा गया नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो विकल्प नंबर ए ही सही होगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है राज्य विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम अधिकतम संख्या कितनी है, तो मैक्सिमम संख्या कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको पता है जो विधानसभा होती है, राज्य विधानसभा, जो इसमें मैक्सिमम जो मेंबर हैं, कितनी मैक्सिमम कितनी? 500 मेंबर होने चाहिए। लेकिन न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? मिनिमम 60। लेकिन सिक्किम, गोवा, कुछ ऐसे राज्य हैं, वो क्या है, उनके लिए विशेष उपबंध किया गया है। उनके लिए क्या विशेष उपबंध किया गया? उनमें 60 से भी कम है। किसने? उसमें 40 सीटें हैं। कुछ राज्यों में क्या है? 40 सीटें हैं। उनके लिए क्या विशेष उपबंध किया गया है। लेकिन सामान्य कंडीशन में क्या है? मैक्सिमम 500
और मिनिमम 60 होनी चाहिए। लेकिन कुछ राज्य हैं उनके लिए जो विशेष उपबंध किया गया, क्योंकि छोटे राज्य हैं तो उनके लिए क्या प्रावधान है, उनके लिए न्यूनतम सीट क्या है, 40 है। कोई दिक्कत? और अपने उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं? अपने उत्तर प्रदेश में विधानसभा, अब क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा नंबर 1, नंबर 2 विधान परिषद, और नंबर 3 है लोकसभा, और नंबर 4 है राज्यसभा। इनकी कितनी कितनी सीटें हैं आप कमेंट करके बताएंगे, हम नहीं बताने वाले, आप कमेंट करके बताएंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा कितनी सीटें हैं, विधान परिषद कितनी सीटें हैं, लोकसभा कितनी सीटें हैं, और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं। और मैं आपको थोड़ा हिंट दे रहा हूं, सबसे ज्यादा सभी राज्यों में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की सीटें हैं। चाहे विधानसभा में मान लीजिए, चाहे विधान परिषद में, चाहे लोकसभा, चाहे राज्यसभा, सबसे ज्यादा सीटें कहाँ हैं, अपने उत्तर प्रदेश में ही हैं। लेकिन कितनी कितनी सीटें हैं आप कमेंट बॉक्स में इनको कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री कौन थे? उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री कौन थे? उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री का आशय ये है, सुनिए, कि उत्तर प्रदेश से अभी तक कौन व्यक्ति हैं जो निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के कौन से व्यक्ति हैं जो गृह मंत्री बने हैं, इसका आशय ये है। तो कौन है? यह है मुलायम सिंह यादव। कौन बने थे? मुलायम। अर्जुन सिंह नहीं बने थे। मायावती ये तो मुख्यमंत्री थी। कल्याण सिंह प्रधानमंत्री बने थे, ना कि मुख्यमंत्री, वो सॉरी गृह मंत्री नहीं बने थे, मुलायम सिंह। और ऐसे कौन कौन से व्यक्ति हैं, अभी क्वेश्चन दे सकता है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने गृह मंत्री का पद सुशोभित किया? तो फंस जाएंगे। तो कौन कौन से व्यक्ति यूपी के जो गृह मंत्री पद को सुशोभित किया? तो पहला नंबर है गोविंद बल्लभ पंत। कौन है? गोविंद बल्लभ पंत। चलिए, ये मुख्यमंत्री भी रहे थे अपने यहाँ, इसके बाद गृह मंत्री भी बने। फिर इसके बाद चौधरी चरण सिंह, ठीक है, कुछ समय के लिए प्रधानमंत्री भी बने थे ना, और फिर उन्हें गृह मंत्री का पद संभाला। इसके बाद है मुलायम सिंह जी, यह है मुलायम सिंह। फिर चौथे नंबर पर आते हैं राजनाथ सिंह, ठीक है। ये 4 लोग हैं जिन्होंने क्या किया, इन्होंने पद संभाला। किसका पद संभाला? इन्होंने पद संभाला किसका? इन्होंने गृह मंत्री, होम मिनिस्टर का पद संभाला। आपको पता है जो पहली पंचवर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी जीते थे, उस समय गृह मंत्री कौन थे? राजनाथ। कब बने? ये थे 2014 से लेकर 2019 तक गृह मंत्री थे। इसके बाद 19 के बाद जब अमित शाह गृह मंत्री बनने लगे, फिर ये इनका रक्षा मंत्री ट्रांसफर हो गए थे। चलिए चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए उच्च न्यायालय की पीठिका मतलब सीट को 1869 में आगरा से कहां स्थानांतरित किया गया था? कह रहा जो उच्च न्यायालय पहले कहां था? आगरा में था। आगरा से कहां स्थानांतरित किया गया था? आपको पता कहां? ये इलाहाबाद लाया गया था, ठीक है। और इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1866 में। कहा हुई? 1866 में हुई, और वहां से जो पीठिका की बात की गई है इलाहाबाद में लाई गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर है, क्या कह रहा है कि राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? यहां लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसके न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो उच्च न्यायालय को जो न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। ये गलत है। क्या है? ये गलत है। चाहे उच्च न्यायालय हो चाहे सर्वोच्च न्यायालय हो, दोनों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। कौन करता है? भारत के
राष्ट्रपति ही करता है, ठीक है। लेकिन शपथ सुनिए, शपथ सुप्रीम कोर्ट के लिए प्रेसिडेंट अर्थात राष्ट्रपति दिलाएगा, और हाई कोर्ट के लिए कौन, राज्यपाल अर्थात गवर्नर दिलाएगा, ठीक है। हाँ, जब शपथ की बात आती है, शपथ लेकिन नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, लेकिन शपथ यहाँ के लिए जैसे हाई कोर्ट है तो हाई कोर्ट के राज्यपाल और सुप्रीम कोर्ट के लिए राष्ट्रपति ही दिलाएगा, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, क्योंकि लोगों को ये कंफ्यूजन हो जाता है ना बात। चलिए 8वां नंबर कह रहा है, भारतीय संविधान और इसके तहत अधिनियमित कानून का अंतिम व्याख्याकार कौन है। अर्थात कह रहा है कि जो संविधान का अंतिम व्याख्याकार कौन होता है। आपको जैसे कि पता है, जो संविधान का अंतिम व्याख्याकार होता है वो भारत का सर्वोच्च न्यायालय होता है। कौन होता है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय। कहीं ऑप्शन दिया है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय, अर्थात ऑप्शन बी नंबर दिया। चलिए देखो, ये क्वेश्चन सभी किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है ना, किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। कितने हलवा टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं ना। हाँ, जो हमारा कोर्स चलता है द प्रयागराज इंस्टीट्यूट, एक ऐप है, उसमें सभी कोर्स आपको पैरेलल मिल जाएंगे। एकदम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक आपको पढ़ाया जाएगा, और ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं होगा जो एक बार आप पढ़ लेंगे ना, क्वेश्चन ऐसा ही नहीं होगा कि आपको एक भी क्वेश्चन ना बने। आपको ये तो आप तुरंत टिक टिक करते चले जाएंगे, ठीक है ना। हाँ, एकदम आसानी से। चलिए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत के उच्चतम न्यायालय के संगठन, अधिकार क्षेत्र, शक्तियां और प्रक्रियाओं से संबंधित है? भाग 7। भाग जो 7 है वर्तमान में क्या है, निरस्त कर दिया गया है। आर्टिकल था 200 हाँ 237 होता था, 237 क्या कर निरस्त कर दिया गया। और भाग 4 में क्या है, डीपी एसपी। भाग 6 में क्या है, राज्य सरकार है। भाग 4 में क्या, राज्य के नीति अर्थात 36 से 51 आर्टिकल। और भाग 6 में है राज्य सरकार। राज्य सरकार आर्टिकल क्या है, 153 से 237 तक है। 153 से लेकर 237 तक, अर्थात ये 238 होगा, ठीक। चलिए, और भाग 5 में है केंद्र सरकार, ठीक है। केंद्र सरकार के पूरा सिस्टम आता है अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक। आपको पता है जो सुप्रीम कोर्ट है वो है 124 में, अर्थात इसके बीच में ही आएगा, इसके बीच में ही आएगा, तो अर्थात भाग ये 5 में ही है, ठीक है। जो भारतीय संविधान में जो उच्चतम न्यायालय जो गठन है, अधिकार क्षेत्र, सब किस में आएगा, भाग 5 में आएगा। जब पूछा जाए कि हाई कोर्ट कब आएगा, किस भाग में आएगा, वो आएगा भाग 6 पर। यह आएगा हाई कोर्ट, यहां पर यह आएगा सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। चलिए, आर्टिकल 10, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनते ही रहते हैं, ये रिट का सवाल है। लैटिन शब्द हाइवियस कॉर्पस का क्या अर्थ है, ठीक है। जैसे रिट होते हैं, हाइवियस कॉर्पस हो गया, मैंडमस हो गया, कोवरेंटो हो गया, सर्टियोरी हो गया, प्रोहिबिशन हो गया, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो पूछा केवल हाइवियस कॉर्पस। हाइवियस कॉर्पस का मतलब होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या होता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। सर ये बंदी प्रत्यक्षीकरण तो कहीं दिया नहीं है इसका अर्थ। अब बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब है किसी का सशरीर उपस्थित होना। क्या, सशरीर उपस्थित करना या होना। तो कहीं लिखा है व्यक्ति को पेश किया, किसी के अधिकार का सवाल उठाना, किसी के अधिकार पर सवाल उठाना हो तो आएगा कोवरेंटो। क्या आएगा, कोवरेंटो आएगा, ठीक है। आदेश देना, ये होगा मैंडमस। क्या आएगा, मैंडमस। अब व्यक्ति को पेश किया जाना, ये है हाइवियस कॉर्पस, ठीक है, हाइवियस कॉर्पस। ये देखिए वही क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित में से कौन सी याचिका सरकारी पद के अनधिकार ग्रहण को रोकती है। अर्थात ये कह रहा है
कौन सी ऐसी याचिका है जो कोई बिना उस अधिकार के, जिसके लिए वो काबिल है, वो पद ग्रहण कर लेता है, तो कौन होगा? को वारंटो अधिकार परीक्षा, आप किस अधिकार से इस पद पर आसीन हुए हैं? तो को वारंटो कहीं लिखा है? ये को वारंटो अधिकार परीक्षा। प्रतिषेध और उत्प्रेषण ये अधीनस्थ न्यायालयों के लिए जारी किए जाते हैं। किस लिए? अधीनस्थ अधीनस्थ न्यायालयों के लिए जारी किए जाते हैं। कौन? जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जारी करे। कौन? प्रोहिबिशन और उत्प्रेषण। ठीक है। अब परमादेश अर्थात यदि कोई लोक सेवक है, अपने जो कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है, ठीक है ना, अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है, तब सुप्रीम कोर्ट क्या जारी करेगा? मैंडमस जारी करे। क्या जारी करेगा? मैंडमस जारी करेगा। ठीक है। चलिए, 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? कह रहा है कि जो हाई कोर्ट है, जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं, कितनी आयु में वो रिटायर होते हैं? तो कितनी आयु में रिटायर होते हैं? ये होते हैं 62 वर्ष की उम्र। कितनी है? 62 वर्ष। और ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सॉरी सेवानिवृत्ति होती है 65 साल में, और हाई कोर्ट की होती है 62 साल में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मौत की सजा सुनाने के बाद सत्र न्यायालय उक्त मामलों को पुष्टि और कार्यान्वयन के लिए किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? कह रहा यदि कोई सत्र न्यायाधीश है, अर्थात सत्र न्यायालय का मतलब जो अधीनस्थ न्यायालय है, वो यदि मृत्युदंड की सजा किसी व्यक्ति को दे दिए हैं, तो पुष्टि किसको करना होगा? पहले पुष्टि करवाए किससे? उच्च न्यायालय। ये उच्च न्यायालय सही पाता है कि मृत्युदंड की सजा सही दी गई है, तभी सजा स्वीकार की जाएगी और उसको मृत्युदंड दिया जाएगा, नहीं तो नहीं। किससे पुष्टि करवाएगा? वो करवाएगा उच्च न्यायालय से। किससे कराएगा? हाई कोर्ट से कराएगा। किससे कराएगा? हाई कोर्ट से कराएगा। ठीक है। चलिए, 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत में उच्च न्यायालयों की संस्था पहली बार किस वर्ष स्थापित की गई थी? कह रहा है कि जो उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? ठीक है। चलिए, तो मैंने कब की गई थी? ये 1862 में। देखो, आपको पता है 3 प्रेसिडेंसियां थी। कौन कौन है? कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। ये 3 प्रेसिडेंसियां थी, और तीनों प्रेसिडेंसियों में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना करने का प्रावधान किया गया। कब? 1862 में। तो उनकी स्थापना कब कब हुई? देखो, कलकत्ता जो प्रेसिडेंसी थी, वहां कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। क्या? कलकत्ता में कलकत्ता उच्च न्यायालय। ठीक है। बॉम्बे में बॉम्बे उच्च न्यायालय। ठीक है। मद्रास में मद्रास उच्च न्यायालय। ठीक है। स्थापना कब की गई? कलकत्ता की स्थापना की गई 1 जुलाई 1862 को। बॉम्बे में 14 अगस्त 1862, और मद्रास में की गई 15 अगस्त 1862 को। और कलकत्ता सॉरी इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? इलाहाबाद उच्च न्यायालय था, हाई कोर्ट की स्थापना कब की गई? ये 1866 में। ठीक है। अब आपको पता चल गया ना कब कब कौन कौन से उच्च न्यायालय बने और इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में सर्वोच्च न्यायपालिका निकाय कौन सा है? सर्वोच्च न्यायपालिका निकाय का आशय यह है कि जो सबसे बड़ी जो न्यायिक संस्था है वो कौन सी है?
कि भारत के राष्ट्रपति हैं या उच्च न्यायालय ब्रिटिश प्रीवी काउंसिल है, इसका कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि हम लोग संप्रभु राष्ट्र है, तो कौन है, उच्चतम न्यायालय होगा, अर्थात सुप्रीम कोर्ट होगा। ठीक है, चलिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है कि सर्वोच्च न्यायालय क्या होगा, एक अभिलेखी न्यायालय होगा, क्या होगा, एक अभिलेखी न्यायालय होगा। तो अनुच्छेद 125 में, अनुच्छेद 125 में किसकी बात की गई है, दरअसल अनुच्छेद 125 में की गई है जो न्यायाधीशों के वेतन की बात, क्या है, न्यायाधीशों के वेतन। अनुच्छेद 125 में क्या है, न्यायाधीशों के वेतन। अनुच्छेद 125 में न्यायाधीशों के वेतन की बात की गई है। सर अनुच्छेद 117 भी क्या है, अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध है, वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किए गए हैं। अब फिर 121 में क्या है, संसद में चर्चा पर निर्बंधन, क्या किया गया है, संसद में चर्चा पर निर्बंधन, इसकी बात की गई है। अब तो बचा एक, क्या बचा, अनुच्छेद 129। अनुच्छेद 29 क्या कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय क्या है, एक अभिलेखी न्यायालय होगा, ये अनुच्छेद 129 में बात की गई है। ठीक है, हमको पढ़ना था यही, हम डायरेक्ट टिक लगा देते हैं, लेकिन हम सोचिए आपको ये तीनों आर्टिकल भी आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो आपको 4 आर्टिकल भी पता चल गए। अगला है न्यायिक सक्रियता के संदर्भ में पीआईएल का पूर्ण रूप क्या है। ठीक है, न्यायिक सक्रियता के संदर्भ में पीआईएल का फुल फॉर्म क्या है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। कहीं ऑप्शन दिया, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ऑप्शन सी नंबर सही, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। परम दायित्व की अवधारणा को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में स्पष्ट किया है, किस मामले में स्पष्ट किया है, ये मामला कौन सा मामला था, ये मामला था एमसी मेहता बनाम यूनियन, भारत संघ का मामला था। एमसी मेहता बनाम भारत संघ मामले में परम दायित्व की अवधारणा को स्वीकार किया गया। रीजन क्या था, दरअसल जो श्री राम फूड फर्टिलाइजर इंडस्ट्री थी, ठीक है, उस बारे में इन्होंने क्या किया था, एक सुनवाई के दौरान इन्होंने परम दायित्व की बात की गई। ठीक है, चलो 19 नंबर है भारत में जनहित याचिका, फिर देखो पीआईएल से क्वेश्चन आ गया, के लिए नींव किसने रखी, कह रहे हैं कि जो पीआईएल की स्थापना है तो उसकी नींव किसने रखी, कौन से ऐसे मामले आए जिसके तहत पीआईएल की स्थापना की गई। तो न्याय के लिए जनता की मांग नहीं, संविधान नहीं, संसद में कानून नहीं, ये क्या था, ये न्यायिक सक्रियता का ही एक सिद्धांत था। क्या, न्यायिक सक्रियता के माध्यम से ही पीआईएल की स्थापना की गई। तो कभी क्वेश्चन पूछ ले जो पीआईएल के जनक कौन है, पीआईएल के जनक, क्वेश्चन पूछ सकता ना कि पीआईएल के जनक किसे माना जाता है, तो है कौन है, पीएन भगवती, न्यायमूर्ति पीएन भगवती साहब हैं। और अब तो यही पता होगा, मान लो पीएन भगवती साहब ऑप्शन में नहीं है तो वी आर कृष्णा अय्यर आप भी लगा सकते हैं, वी आर कृष्णा अय्यर, ये दोनों लोग क्या पीआईएल के जनक माने जाते हैं। ठीक है, मैक्सिमम किताबें यही देती हैं। ठीक है, पीएन भगवती, लेकिन पीएन भगवती यदि ऑप्शन में नहीं है तो वी आर कृष्णा अय्यर ऑप्शन लगा सकते हैं। ठीक है, फिर बात ये नहीं कर रहे सर जी पीएन भगवती नहीं दिया, तो बता तो रहे हैं ना, वी आर कृष्णा अय्यर आप लगा सकते हैं। नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। उच्च न्यायालय से पुष्टि प्राप्त होने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा मृत्युदंड दिया ही नहीं जाता, किसके द्वारा दिया जाता है, ये सत्र न्यायाधीश के द्वारा दिया जाता है, अर्थात ये अधीनस्थ न्यायालय की बात कर रहा है। ठीक है, चलिए उच्च न्यायालय से पुष्टि होने के बाद कार्यकारी मजिस्ट्रेट
फिर आ गई कार्यकारी मजिस्ट्रेट के बाद मजिस्ट्रेट देता ही नहीं है। उच्च न्यायालय से पुष्टि प्राप्त होने के बाद सत्र न्यायालय, देखो सत्र न्यायालय द्वारा मतदंड की सजा दिया जा सकता है। यस, जब उच्च न्यायालय से परामर्श कर लेगा तब सत्र न्यायालय मतदंड की सजा देगा। चलिए, ये रहे हमारे संविधान एवं राज्य व्यवस्था के टॉप 20 क्वेश्चन। यदि आप इतना आप ये चाह रहे हैं कि सर इसका हमें नोट्स मिल जाए, अर्थात एक फुल लेंथ हमको कहाँ पढ़ने को मिल जाएगा, तो यदि आपको हमसे पढ़ना है या हमारी पूरी टीम के साथ यदि आपको जुड़ना है या पढ़ना है तो आप जाइए प्ले स्टोर पर, वहां पर द प्रयागराज इंस्टीट्यूट नाम से ऐप होगा। आप जिस चीज की तैयारी करते हैं वहां पर अपने कोर्स में एनरोल करिए और हमसे जुड़िए। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।